कि अब हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और पिछले 10 सालों में जिस तरह से डिजिटाइजेशन हुआ है और जी, जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट का भी ये बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि हमको डिजिटाइज करना है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने हैं। उससे बहुत सारी जी, बीमारियां दूर होती हैं जो बिचौलिएपन की है या बाकी इवन डीबीटी स्कीम सरकार बहुत सारी योजनाओं में लेकर आई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाले स्कीम। तो सब डिजिटली ट्रांसफर्स होते हैं। सोशल मीडिया की जब बात करें तो बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पिछले 10 से 12 सालों में आए हैं। और आपको याद होगा ओरकुट करके एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हुआ करता था 2004-5-6 में, जब सबसे जी, पहले जी, जी, वही था। जब हाँ जब जो है 1 GB 2 GB डेटा एक महीने में मिलता था और लोग जो है समय के हिसाब से खोलते थे। अब तो कोई मोल नहीं है उसका, अब तो सब फ्री वाला राइट। मामला है कि जी, 150 रुपये और 200 रुपये में आप पूरा इंटरनेट फ्री है। तो उसके साथ उसके जो खतरे हैं उसको भी हम लोगों को समझना होगा। दुर्भाग्य से हम लोगों ने जो डिजिटाइजेशन जितने तेजी से हमारा हुआ, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स में हम लोग उतनी तेजी से वो सब काम नहीं कर पाए, जिसके चलते मेनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है पिछले अगर 10 सालों में आप देखें तो। और खासतौर से जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उससे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सोशल क्राइम है, जिसमें खास तौर से महिलाएं, लड़कियां, ऐसे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। मतलब उनको मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, सब तरह का, और कई बार उसका अंत भी बहुत ख़राब होता है। तो एज पुलिस ऑफिसर ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, लेकिन हम लोग रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हैं और सरकार भी रास्ता निकालना चाहती है और कृत संकल्पित है इसके लिए सरकार भी, और पुलिस में भी एज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। इसके बारे में अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछिएगा तो फिर मैं एक एक करके बताऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे जो आप बात कर रहे थे उसी में ये लग रहा था कि हमने जैसे नहीं होता है कि बम बना दिए, हथियार बना दिए, चाकू बना दिए, इंस्ट्रूमेंट बना दिए। जिस डिजिटल दुनिया की हम बात करें उसमें ग्रो तो हुआ, बहुत सारी चीजें बन गई, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है, गाड़ी को चलाना कैसे है, सिक्योरिटी कैसे लेना है, वो अवेयरनेस नहीं हुआ, वो लोगों तक उसकी पढ़ाई नहीं हुई। और पुलिसिंग में भी, पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, जिसको इसको ठीक से समझते हैं, बहुत सारे पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं है, कंप्लेन। तो ये दिक्कत आम आदमी को भी नहीं है कि कैसे इसको हैंडल करें। ठीक है, वो लगातार सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, ट्विटर है, फेसबुक है, लेकिन उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या क्या हादसा हो सकता है उसमें वो अलर्ट नहीं है। इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। और इसमें मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि आप इकोनॉमिक अफेयर्स भी देख रहे हैं, कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले हैं वो किसको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, कैसे टारगेट करते हैं, क्या उनकी प्लानिंग देखिए ऐसा है कि जो है? ये पूरी डिजिटल दुनिया है और जो ये कंप्यूटर की दुनिया है और जो इंटरनेट की दुनिया है, इसमें जो कुछ हम देख रहे हैं सामने, इसके अलावा एक और अलग दुनिया है जिसको डार्कनेट कहते हैं। ये जो नेटवर्क जो है, जो उस पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ये तो ओपन नेटवर्क है। इस पे हर लोग हैं और इस पे जो बुरे हैं वो सीधे इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उन पे काम चल रहा है। उनको पनिश भी किया जाता है, जो लॉ हैं हमारे देश के, जो कानून हैं उनके अनुसार, या बाकी देशों में भी जो उस देश के कानून हैं उनके हिसाब से। लेकिन डिजिट जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, आखिर फाइनेंशियल फ्रॉड में किसी को कैसे पता चलता है कि इस आदमी के अकाउंट में ये पैसा है? तो इसके बिल्कुल। लिए क्रिमिनल्स जो हैं वो डार्कनेट का इस्तेमाल करते हैं। और डार्कनेट हाल के दिनों में, और मैं आपको बताऊं कि जो खुली हुई दुनिया है इंटरनेट की, उससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी दुनिया वो डार्कनेट की है, जिसमें ये सारे डेटा बिक रहे हैं। और ये जो क्रिमिनल्स हैं ये वो डेटा वहाँ से खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और इनका टारगेट ग्रुप, जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा है कि टारगेट ग्रुप कौन है, देखिए आप उसी को ज़्यादा, जो भी क्रिमिनल है, क्रिमिनोलॉजी का सिंपल फंडा है कि वो उस पर सबसे पहले हिट करता है जो अनअवेयर्ड है या जो बहुत
कॉन्शियस नहीं है अपने पोजीशन को लेकर या अपने पोजीशन को लेकर, या जो दूसरे कामों में लगा हुआ है, या जो फिजिकली या मेंटली उतना कैपेबल नहीं है, चीज़ों को उतने तरह से नहीं समझ सकता है। तो जो हमारे पहले का जनरेशन है, जो रिटायर्ड जनरेशन है हमारा, वो इनका सबसे बड़ा टारगेट है। जो हमारे रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर खास तौर से हैं और जो कर्मचारी हैं, रिटायरमेंट के बाद हमारे यहाँ इंडिया में टेंडेंसी है सेविंग्स की। तो सेविंग्स के दो तरीके हैं, एक तो सोने में इन्वेस्ट कर दो और दूसरा बैंक में रख दो। तो अब जो है सोने वाला थोड़ा कम हो रहा है। अब क्या है कि बैंक में इन्वेस्ट कर दो, अलग अलग जगह पे ये कर लो। तो पहले इन लोगों ने टारगेट करना शुरू किया जो बैंक अकाउंट है उनको। तो बैंक अकाउंट को कैसे टारगेट करना शुरू किया कि सबसे ईजी था इनके लिए एटीएम, क्योंकि एटीएम आया 15 साल 20 साल से ये एटीएम वाला प्रचलन में है कि भाई आपको बैंक हर बार जाने की जरूरत नहीं, वरना पहले तो जाके विड्रॉल का फॉर्म भरिए और तब पैसा निकालिए, यही होता था। जब से एटीएम आया तो इन लोगों ने एटीएम में बहुत तरीके से जाके फ्रॉड, मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली समझाना चाहता हूँ कि इवोल्यूशन कैसे हुआ और कहाँ तक अब पहुंचा है। तो एटीएम इन लोगों ने एटीएम में इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि लोगों को एटीएम चलाने में दिक्कत आती थी, खासतौर से जो रूरल या सेमी अर्बन बैकग्राउंड का जो एरिया है। तो एटीएम से जाके ये लोग सोल्डरिंग करके या एटीएम का कार्ड बदल के इस तरह से शुरू किया। तो बैंक्स ने, सरकार ने, जो एजेंसीज हैं इसमें लगी हुई सिक्योरिटी की, उन लोगों ने इसके बहुत सारे फीचर्स किए। कुछ लोग जैसे सबसे पहले जो ये होता था, आपको रेलवे का टिकट था, उसका बहुत सारा उसके नाम पर बहुत सारे लोगों के पैसे निकले जब से शुरू में हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें होती रही। उसके बाद धीरे धीरे सोल्डरिंग के बाद इन लोगों ने कार्ड स्वैपिंग करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए मशीन्स और एक लगा देते हैं उसके साथ, और उसके बाद वो उसको स्वैप करके और कार्ड का पूरा डेटा लेके और उसके हिसाब से पैसे का ट्रांजेक्शन शुरू हुआ। फिर ओटीपी वाला सिस्टम शुरू किया इन लोगों ने। ओटीपी वाला सिस्टम शुरू किया कि कहीं किनारे बैठ के, जो मैंने कहा डार्कनेट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और बुजुर्गों के अलावा जो दूसरा टारगेट इनका मुख्य होता है वो महिलाएं होती हैं खासतौर से। और ये दोपहर के समय में जब उनका टीवी देखने का या घर में आराम करने का समय होता है, उस समय एकाएक जब घर में कोई और दूसरा आदमी नहीं होता है, तो बच्चे स्कूल गए होते हैं, पति काम पे गए होते हैं, या घर के जो भी ब्रेड अर्नर हैं और वो हाउस वाइफ्स हैं अब घर में हैं, तो उनको ये लोग टारगेट करते हैं। तो बीच बीच में लगता है कि सुशील सर की आवाज नहीं आ रही है, लगता है वहाँ नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर अब आ गया फिर है। हाँ जी, थोड़ा अभी नेटवर्क सही। है आज। हाँ, लगता है नेटवर्क, पुअर है नेटवर्क आज। हाँ पुअर नेटवर्क है, और हम तो मल्टीपल नेटवर्क लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कभी इस पर जाता है कभी इस पर जाता है, जो खत्म होता है उसको फिर हम दूसरे पे शिफ्ट करना पड़ता है। ये इशू कोई होता बात है नहीं कभी जी। वीकेंड में। तो ये मैं बता रहा था। तो ये तमाम जो फाइनेंशियल फ्रॉड के तरीके हैं, और मैं आपको बताऊं कि रिसेंट 3-4 सालों में ये लोन के नाम पर फ्रॉड, आपको नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड, इसी तरह से आपको बाकी जो इंश्योरेंस करने के नाम पर फ्रॉड, ये सब तमाम तरह के जितने तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं। आप आप सोचिए कि कोई काम अगर हो रहा है तो उसका फ्रॉड का इन लोगों ने ये। तो नेटवर्क का जो और जो साइबर वर्ल्ड में जिस तरह से तेजी से चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, तो इसका फ़ायदा केवल हम नहीं ले रहे हैं, इसका फ़ायदा क्रिमिनल्स भी ले रहे हैं। और जितना हमारे लिए वो है, तो इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है और इसी बीच जो है थोड़ी सी ऑडियो वीडियो की दिक्कत आ रही है। लगता है कि वहाँ नेटवर्क। सुशील सर, आप सुन पा रहे हैं? आप तो सुन रहे होंगे।
जी सर। तो यही बात है बस। इसके चलते जो है ना, ये तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसमें बहुत सारे तरह की डिफिकल्टीज भी आ रही हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए अलग अलग तरीके भी सर। चलिए सर, आपने आपने सचेत किया, खास करके महिलाओं को। सर ये सच कह रहे हैं कि वो दोपहर में खाली होती हैं और अचानक से फोन आता है, उनसे ओटीपी मांगा जाता है, या वो कहीं से, जो डार्क नेट की आप बात कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होता है कि किसने किस परीक्षा का फॉर्म भरा है, किसने किस नौकरी के लिए फॉर्म भरा है, और वैसा ही कुछ बताकर उनसे ओटीपी मांगते हैं, पैसा उनसे चला जाता है। तो ये सब तो है जहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है। आप बिहार पुलिस में हैं और खास करके इसी विभाग को देख रहे हैं, साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस को। तो बिहार सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है, क्या पहल कर रही देखिए, बहुत सारे उपाय हम लोगों ने इस दिशा में किए हैं, और ये बहुत कंबाइंड एफर्ट है। कंबाइंड एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ बिहार दोनों का है। तो मैं थोड़ा इसका शुरू करता हूँ कि सरकार ने जब इस प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक अलग डिवीजन बनाया गया, है? और वो डिवीजन था कंप्यूटर से और साइबर वर्ल्ड से लेकर। तो उस डिवीजन में एक सीनियर ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर समटाइम्स, ये डिप्यूट किए गए, और स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ। और उसके बाद भारत सरकार ने हम लोगों को फंडिंग भी की। तो उसमें दो चीजें देखी गई। एक तो ये कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसा आपने एक बार बताया भी कि ट्रेंड नहीं है वो, ऑब्वियसली पूरा जनरेशन का चेंज हो रहा है। तो जो पुराने ऑफिसर्स हैं वो ट्रेंड नहीं थे। नए लड़के तो जानते हैं, क्योंकि अब तो जो भी आपका स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर है, उसमें सारी वो सुविधाएं हैं जो कंप्यूटर में है। तो सरकार ने इसके लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया ट्रेनिंग का, और 5 दिनों की ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू किया। और बिहार जो है, मैं आपको बताऊं कि बिहार हिंदुस्तान में कुछ एक स्टेट्स में से है जिसने 100% अचीव कर लिया ट्रेनिंग के टारगेट को। हमको करीब 2,500 लोगों को ट्रेन करना था, और हम 3,550 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं पिछले 3 सालों में, 3.25 साल में। और उसमें हमारे यहाँ बिहार में करीब 1075 थाने हैं, उसमें से 765 को हम ट्रेन कर चुके हैं। और चूंकि महिलाओं का भी अपराध बहुत ज़्यादा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, इसमें बहुत बड़ा एक एलिमेंट जो सोशल मीडिया वाला एस्पेक्ट है। तो हमारे जितने महिला थाने हैं उन सब की एसएचओ को भी हम लोग ट्रेन कर चुके हैं। एक तो ये एफर्ट हुआ है। दूसरा, स्टेट में मैं इसके पहले भी यहाँ पोस्टिंग में था, और हमारे एडिशनल जीजी और हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उसको तुरंत एक्सेप्ट किया। और उसमें सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट्स बनाए गए 74 पूरे स्टेट में, और उसके लिए 750 740 पद भी क्रिएट किए गए। और सब जी जगह इक्विपमेंट्स दे के, और इन्वेस्टिगेशन कैसे हो और कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए, इसका पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया गया। और उसकी सारी के लिए नोडल जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ही है, वो देखती है। और इसमें ट्रेंड इंजीनियर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है वो प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के रूप में सबको दिए गए हैं, और काम अब तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है। अब हम लोगों ने एक सरकार को और भी प्रपोजल दिया है कि बिहार में 44 साइबर थाने खोले जाएं, हर जिले में, और रेल जिले में एक एक साइबर थाना खोलने का प्लान है हमारा। तो वो भी सरकार के प्रस्ताव चला गया, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में ये भी काम हो जाएगा। इसके अलावा हमारा साइबर क्राइम के लिए स्टेट साइबर क्राइम फोरेंसिक एंड ट्रेनिंग लैब, फोरेंसिक कम ट्रेनिंग लैब जो है वो तैयार हो चुका है, और अगले महीने वो कमीशनड हो जाएगा पटना में ही। तो उसमें भी फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग, इसके अलावा हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से भी ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं कि जो लोग पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए, और उनको लगातार ट्रेनिंग में रखना होगा, क्योंकि क्राइम तो रोज नए नए तरीके के आ रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा एस्पेक्ट है कि पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए पूरे स्टेट में साइबर सेनानी ग्रुप्स बनाए गए हैं। जितने थाने हैं, अनुमंडल है,
जिला में एसपी हैं, सबके साइबर क्राइम ग्रुप बनाए गए हैं, और 250-250, आप जानते हैं 256 लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में रह सकते हैं। व्हाट्सएप पर तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो उनको जो है, उनको बहुत सारे मैसेजेज इस तरह से, या फिर उनसे भी फीडबैक लेकर, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट चलते रहते हैं जो रिलीजियस हार्मनी जो है उसको डिसरप्ट करते हैं। तो ऐसे चीज़ों में, खासतौर से पर्वों के समय में, ऐसे एलिमेंट बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से एफर्ट्स है, और तमाम थानों में ये ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसकी मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। 3 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हमारे यहाँ हैं स्टेट में। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हुआ कि हम लोगों ने स्कूल्स को भी इनसे जोड़ा है। अभी तो पटना के स्कूल्स को जोड़ा है, और उनके लोगों के साथ ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं। सरकारी ऑफिसेज में हम लोग इसके लिए लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, और हम लोगों ने इसके लिए कैलेंडर शुरू किया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कैलेंडर हम लोगों ने बनाया था, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता कैलेंडर। ये पूरा का पूरा देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स हैं। इनको लेकर हम लोगों ने अलग अलग एकदम सरल भाषा में लोग कैसे इसको समझे, ये हम लोगों ने किया था, बनाया। और इसका जो पीछे का पेज है, टेबल कैलेंडर है, इसमें डूज एंड डोंट्स भी लिखे हुए हैं। पासवर्ड सुरक्षित करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बहुत सारे, इसके अलावा स्कूल्स के लिए हम लोगों ने कैलेंडर्स बनाए थे, इसके अलावा वॉल कैलेंडर बनाया, ये सब चीजें बनाई ताकि लोगों तक बातें पहुंचे। हिंदी में बहुत कम मटेरियल है। हम लोगों ने ट्रेनिंग मैनुअल बनाया हिंदी में, जिसको एमएचए ने बहुत अप्रिशिएट किया था। तो बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं। मुझे लगता है कि इनको भी हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और जब आपने से बात हुई मेरी, तो मैं तुरंत क्यों तैयार हो गया, मैं इसलिए भी तैयार हो गया कि मैं चाहता हूं कि लोग ये इन बातों को जाने कि हाँ, आखिर नहीं तो लगता क्या है ना कि हम, ठीक है, इतना बड़ा इसका दायरा हो गया है ना कि जो काम होता है वो थोड़ा कम दिखता है, लेकिन काम कम जो दिख रहा है वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो इसके लिए किस तरह से हम लोग इस पूरे इशू को, इस प्रॉब्लम को समझते हुए इसका क्या मिटिगेशन टैक्टिक्स हो सकता है, किस तरह से हम लोग इसको मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इससे ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि कोई एक इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उससे तो निपटना है ना, हम भाग तो सकते नहीं। हमारी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है कि हाँ, लोगों को हम, अब साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उस क्राइम को कंटेन करने का, उसका रास्ता निकालने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो उसमें हम लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, कर रहे हैं। और भारत सरकार ने इसके लिए अलग पोर्टल शुरू किया है, www.cybercrime.gov.in। और इस पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले 2018 में शुरू हुआ, और ये जब शुरू हुआ तो पहले साल, 1 साल इसको ट्रायल बेसिस पर रखा गया था, जिसमें केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड और विमेन रिलेटेड केसेस रिपोर्ट किए जाते थे ऑनलाइन। और उसके लिए हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर, अभी अपने स्टेट के लिए मैं नोडल ऑफिसर हूँ, त्रिवेणी जी वहाँ हैं यूपी में। तो इस तरह से जो एसपी रैंक के ऑफिसर होते हैं या उनसे सीनियर रैंक के, उनको नोडल ऑफिसर बनाया। तो त्रिवेणी भाई वहाँ है, मैं यहाँ पर हूँ। तो इस तरह से हर स्टेट में 36 स्टेट और यूटी है, सब में एक एक नोडल ऑफिसर हैं, ग्रीवांस ऑफिसर्स हैं, सब बने हुए हैं। हमारे नंबर्स हैं 24/7। भारत सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन जारी किया है, 1930 वो हेल्पलाइन का नंबर है। पहले वो बड़ा नंबर था 155260 था, तो 6 डिजिट का था। तो 1930 जो नंबर है, ये इजीली याद होने वाला नंबर। तो अब नंबर वो चेंज हो गया, 24 घंटे ये चलता है। तो इस पर भी कोई रिपोर्ट कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, रात में, ऑड आवर्स में, नॉर्मली इसी टाइम में क्राइम्स होते हैं, आप तुरंत रिपोर्ट कीजिए इस वेबसाइट पे जाके। आप जाके रिपोर्ट कीजिए, और वो जनरेट होता है और तुरंत थाने को चला जाता है। उसकी मॉनिटरिंग भी स्टेट लेवल पे हम लोग करते हैं, और सेंट्रल लेवल पे एमएचए करती है। मैं थोड़ा सा रोक कर एक चीज जानना चाहूँ। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट की आप बात करें, वहाँ से फीडबैक आता है? क्योंकि ये घटना हुई थी 3-4 महीने पहले मेरे साथ ही। मेरे आजकल बहुत होता है कि मेरे नाम का उपयोग करके मेरा ही फोटो लगा के और वो करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हुआ था, और उसने कई लोगों को, मेरे मित्रों को, पता नहीं कहाँ से पता लगा लिया कि कौन कौन से मित्र हैं, सबको फोन किया और पैसा मांगा। उसी में से किसी मेरे एक मित्र ने फोन किया कि मनोज भाई तो कभी ऐसा किए नहीं। तब मैंने फेसबुक पर डाला कि मैं किसी से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, और इस ढंग का क्राइम बहुत होते रहता है। तो मैंने कंप्लेन किया उस गवर्नमेंट वाले साइट पर, लेकिन कुछ फीडबैक आया नहीं। हालांकि मैंने इतना अलर्ट किया फेसबुक पर लोगों को कि भाई वो मैं नहीं हूँ, आप अलर्ट हो जाइए, बिना मेरे से पूछे। ये नहीं है। नहीं, उसमें मनोज भाई मैं ये कहूंगा कि उसका फीडबैक का, उसमें एक कंप्लेंट नंबर जनरेट हुआ होगा,
आप फिर से दोबारा उस जी। साइट पे जाइए और कंप्लेंट नंबर को आप अगर सर्च करेंगे तो उसका स्टेटस पता चल जाएगा, किसी थाने को जिस भी जगह के आप हैं वहां को वो फॉरवर्ड हुआ होगा, और थाने का नंबर भी डिस्प्लेड है गवर्नमेंट की साइट पर। आप उससे पूछ के उसका हाल ले सकते हैं। अगर आपको कोई और कंप्लेन है उससे रिलेटेड तो आप उस पोर्टल पे जाके फिर से कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में आपको बताऊं कि 3 साल में हमारे यहाँ कम से कम 30,000 से ज्यादा कंप्लेन आए हैं एक स्टेट में। तो आप समझ लीजिए नेशनल लेवल पे कितने कंप्लेन्स होंगे। अलग अलग थानों को भेजा जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ना कि वो सीखने की प्रक्रिया है और थानों के सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया है। ये बहुत समय से चल रही है और इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि जो मैकेनिज्म है उसमें फुल मतलब प्रूव्ड मैकेनिज्म है। आप फिर से अगर उसको डालेंगे तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये सबके लिए है कि अगर आप करें, और जो विमेन रिलेटेड क्राइम है उसमें तो आप एनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी महिला को या किसी ऐसे व्यक्ति को लगता है कि हमारी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज होनी चाहिए तो आप बिना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए भी करिएगा। उसमें पुलिस ऑफिसर आईओ बनता है कंप्लेनेंट। ये सरकार ने प्रोवाइड कर रखा है, ये प्रोविजंस है। और मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे लोगों को भी और हमारे पुलिस ऑफिसर्स को भी इसका महत्व समझ में आ रहा है। और अभी उसी साइट पर एक और पोर्टल के अंदर में ही एक फैसिलिटी और दी गई है कि अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो आप उस पे जाके सारे डिटेल्स अपलोड कर दीजिए, और अगर आप क्राइम होने के 72 घंटे के अंदर अपलोड करते हैं तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि 1,03,00,000 रुपया अपने स्टेट में बिहार में हम लोग अभी तक लोगों का वापस दिला चुके हैं। सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन तो यही है, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन यही है। महीने में 20 लाख 25 लाख, मैं ये संख्या अभी भी कम मानता हूँ। 24x7 मतलब 24 घंटे हम लोगों ने एक आदमी रखा हुआ है इसके लिए। किसी के साथ रात में क्राइम हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, हो सकता है पैसा सिफन आउट हो जाए उसको जब तक पता चले तो, लेकिन जब भी उसको पता चले तो वो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं और बेहतर होंगी। और जो ये पोर्टल है इसका महत्व भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, हमारे ऑफिसर्स को भी और हम लोगों को भी। और जो सेंसिटाइजेशन का ये है, ये तो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। अभी भी कई बार केस लेने से डिनाई करता है जो आदमी जानता नहीं है थाना का ऑफिसर, लोगों को लौटना पड़ता है। इस सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग समझते हैं। अभी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है सभी एसपीज को कि आप इसको इंश्योर कराइए। हाई कोर्ट ने भी एक एसएचओ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया, तो हर स्तर से ये प्रयास चल रहा है। तो ये थोड़ा अभी वो सीसो मैकेनिज्म काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि समय के साथ ही और बेहतर होगा। ये जो फ्रॉड है, जो साइबर फ्रॉड है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, उसके उन्होंने दिन रात यही पढ़ाई करते हैं कि कैसे हम लोग ये काम करें, और उसका काउंटर तैयार हो, तो चाहे पुलिस हो चाहे आम आदमी हो, उस ढंग से अगर अलर्ट नहीं होगा तो जाहिर है कि वो मजबूत होंगे और फ्रॉडगिरी करेंगे। जैसे बहुत सारी घटना है, मान लिया अब हमारा ही पेज है अचीवर्स जंक्शन पर, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, धीरे धीरे पेज पॉपुलर हुआ, तो जब वो देखते हैं कि पेज बहुत पॉपुलर है, यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, यहाँ कुछ हो सकता है, तो वो सेम इसी नाम का पेज बना लेते हैं और सारा फोटो और कैसे इस ढंग की चीजें होती है। या इमेज को डैमेज करने का काम बहुत होता है, खासकर पॉलिटिकल चुनाव वगैरह के समय देखते ही हैं। ऐसे भी कोई पॉपुलर हुआ, मैं पॉपुलर हूं, तो इनके इमेज को कैसे डैमेज किया जाए, उसके लिए एक गिरोह काम करता है। मतलब अकेले क्या हुआ कि नहीं, आप सुशील कुमार जी का इमेज बहुत अच्छा है तो 10 लोग आपके पीछे मिल जाएंगे और एक साथ लगातार वायरल करेंगे कि आप सच जब तक बोले तब तक आपका इमेज है। ऐसे में कंप्लेन कैसे किया जाए, सजा का क्या प्रावधान है, उन लोगों को कैसे पनिश किया जाता है, ये मानहानि के केस में आता है या साइबर क्राइम में आता है? देखिए, अगर आपके पर्सनल प्रोफाइल से मिलता जुलता कोई प्रोफाइल बनाता है और उससे आपका इमेज जो है वो खराब हो रहा है और आपको इस तरह का मेंटल और फिजिकल हार्म भी हो रहा है, तो इसमें आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इम्पर्सोनेशन का चार्ज तो होता ही होता है। और इम्पर्सोनेशन का चार्ज जो कि डिजिटल मीन को इस्तेमाल करते हुए होता है, तो इसमें आईटी एक्ट भी एप्लीकेबल है। तो जो इम्पर्सोनेशन का सेक्शन है और जो आईटी एक्ट है उसके तहत ये मामला हो सकता है। मैं यहाँ एक राइडर बताना चाहता हूँ कि जो पोस्ट होते हैं डिफेमेटरी, कई बार पर्सनल पोस्ट होते हैं, उसमें एक थिन लाइन है। उसमें वो थिन लाइन ये है कि पहले 66A आईटी एक्ट
हुआ करता था जब आईटी एक्ट 2008 में बना तो, और पहले 2000 में बना, 2008 में अमेंड हुआ, फिर 2013 में भी अमेंड हुआ, फिर बाद में 3-4 बार अमेंडमेंट हुए हैं। तो 2014 में एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में 66A को एबॉलिश कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इट इज इन कंट्रावेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक एस्पेक्ट है। तो वैसे मामलों में अगर कोई आपके साथ पर्सनल आपको मानहानि कर रहा है तो आप उसके लिए जो सिविल मामले हैं आप उसमें जाइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो आपने कहा ना, 2 चीज़ें आपने इसमें बताई, वो दोनों को अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। लीगली अगर कोई इम्पर्सोनेट कर रहा है आपको, जैसे मनोज भावुक के नाम से अगर किसी ने मिलता जुलता साइट बनाया और उसमें कुछ उटपटांग चीज़ें कर रहा है, तो वो उस समय 66A के दायरे में नहीं आता है, जो एबोलिश हो गया। उसमें इम्पर्सोनेशन का चार्ज लगेगा और उसके साथ साथ आईटी एक्ट के जो सेक्शंस हैं 66 और 67CD वो लगेंगे। तो इस तरह से है। मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ बोलना है उस पर बताइए। नहीं, क्योंकि लोगों को अवेयर करना कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि परेशान होते हैं, उसके बाद वो सोशल साइट पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनको सीधे कंप्लेन कहाँ करें, क्योंकि ऐसे मामलों में खासकर लड़कियों का इश्यू हो या इवन जब तक छोड़ देते हैं, चलो ऐसे तो मामलों में करना कंप्लेन जरूरी है। जगह कर सकते हैं, लोकल थाने में कंप्लेन करें, थाने में के अलावा जो मैंने आपको साइट का एड्रेस दिया वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और स्टेट की जो साइबर, इसी को ठीक करने के लिए थानों में चूंकि सेंसिटिविटी का अभाव है, हम लोगों ने प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को साइबर थानों के खोलने का। और जब साइबर थाने खुल जाएंगे तो उसमें पूरे तरह से ट्रेंड और मोटिवेटेड लोग रहेंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद बहुत अच्छे से ये हो सकेगा, क्योंकि उसके लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जा चुका है सभी जिलों को हमारे स्टेट में। तो अब है, उम्मीद है कि इस साल के लास्ट के पहले हम लोग इसको कर लेंगे, और जो हमारा लैब यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर अवेयरनेस और ट्रेनिंग के कार्यक्रम हम लोग लगातार करेंगे। अच्छा सर, आपको तो आइडिया होगा क्योंकि इसी केस इश्यूज को देख रहे हैं कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्राइम जो हो रहा है, उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं या कम पढ़े लिखे वाले अनपढ़ टाइप के लोग ज्यादा हैं, या पढ़े लिखे ज्यादा है? इसमें देखिए दोनों कैटेगरी के लोग ज्यादा है। मतलब आपको आश्चर्य होगा जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बनाया है एमएचए ने, ठीक है, और उसके तहत हम लोग सब एक दूसरे से अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं रेगुलर बेसिस पर। उसमें भी नोडल ऑफिसर हैं, स्टेट से मैं हूँ, तो हम लोग सभी स्टेट के अपने काउंटर पार्ट से और जो भी एजेंसी हैं उनसे बात करते रहते हैं, और उनसे डिटेल्स भी मिलते हैं, और उनके लोग हमारे यहाँ के ऑपरेशंस करते हैं और हमारे लोग बाहर जाके करते हैं। बहुत सारे इलाकों में एक तो ट्रेंड समझने वाली चीज़ है ना, जैसे फ़ोन से ओटीपी मांगना है, इसके लिए बहुत कोई बेसिक ग्रेजुएशन या एमए करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको इस तरह करना चाहिए कैसे आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे उसको आप उसके अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस स्टेट में पकड़ रहे हैं। अनकॉन्शियस कहने का मतलब कि वो कोई दूसरा काम कर रहा है, इसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं है, तो आप कर रहे हैं, या उसके कम इन्फॉर्मेशन होने का या इल इन्फॉर्म होने का आप कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में नहीं पढ़ने लिखने वाले लड़के, 8वीं 9वीं 10वीं के लड़के भी इस काम को करते रहे हैं और पकड़े गए। एटीएम के जो फ्रॉड के केसेज हैं या ओटीपी मांगने वाला जो केस है, ये सब केसेज में बहुत सारे इस एज ग्रुप के लड़के पकड़े गए हैं। यही नहीं, इवन जो साइबर बुलिंग है, जो महिलाओं और लड़कियों के साथ जो साइबर वर्ल्ड में छेड़खानी और बाकी चीज़ें हो रही हैं, इसमें भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि साइट पर तो बेसिक चीज़ें करके आप सोशल मीडिया में अपना कोई भी बना सकता है, बना के अपना कर रहा है। मैं इसलिए लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप जब सोशल साइट्स बनाएं तो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम रखिए, और रखिए तो प्राइवेट मोड में रखिए। दूसरा, सोशल साइट्स बनाएं, ईमेल आईडी बनाएं, इंस्टा पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या कम से कम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड हर में है, गूगल में, जीमेल में, सब जगह है। आप उसको ऑन रखिए ताकि कोई दूसरा आदमी आपके साइट पर जाकर, आपके सोशल साइट पर या आपके मेल पर जाके आपको आपके साथ कोई गड़बड़ न करे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप इसके लिए कोई
मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जब आप खोलते हैं तो होता क्या है कि आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन आता रहता है, आप सबको अलाउ करते जाते हैं, ये गड़बड़ है। अब कोई ऐप है मान लिया जिससे लाइट जलती है, टॉर्च करके एक ऐप है, जब आप उसको करिएगा ना तो उसमें मांगेगा कि कॉन्टेक्ट्स को अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं, कॉन्टेक्ट शेयरिंग। 99% आदमी उसको अलाउ कर देता है। भाई टॉर्च जो ऐप है उसको कॉन्टेक्ट शेयरिंग की क्या जरूरत है? आपके कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स उसको क्यों चाहिए? तो ये सब चीजें, ये सब सावधानियां बरतनी होंगी। थोड़ा ज्यादा फास्ट होने के चक्कर में आदमी जो है ना कई बार अपना नुकसान कर लेता है। धोखा खाता है। सर, आप लगातार सोशल साइट पर जो आपका पर्सनल जो प्रोफाइल है वहां भी लोगों को अलर्ट करते रहते हैं। मैं लगातार देखते रहता हूँ कि वहां पर आप डालते हैं कि लोग जो भी देखें वो अलर्ट रहें, सावधान रहें। बहुत सारे अलग अलग केसेस से जुड़े हुए आपको वहां पर ये डालते हैं कि लोग अलर्ट सीखे। और आज आप अचीवर जंक्शन पर आए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, लेकिन मन भरा नहीं। और एक ऐसा मुद्दा है कि और छोटी छोटी बातें जो आपने कहा ना कि ठीक है, आप जिस समय अपना मेल बनाते हैं या अपना प्रोफाइल खोलते हैं वहीं पर आता है कि हमको क्या करना है। डबल चेक, क्रॉस चेक की जरूरत है, वहां पर सब चीज अलाउ नहीं करना है। लेकिन मुझे लगता है कि और जागरूक करने की जरूरत है, और यह प्लेटफॉर्म इसके लिए है। तो हम लोगों ने जैसे बातचीत की है, आप होंगे, त्रिवेणी सर होंगे, और भी जो एक्सपर्ट हैं जो लीगल जो कोर्ट में है और जुड़े हुए हैं, इस तरह के इश्यूज को देख रहे हैं, कुछ जो विक्टिम है, जो भुक्तभोगी हैं, जिनका अपना अनुभव है कि कैसे उन्होंने केस को सॉर्ट आउट किया, वैसे लोगों को लेकर हम लोग आएंगे और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आज आप आए, मैं धन्यवाद करूं आपका यहाँ आने के लिए। उससे पहले मैं फिर से आपकी कहानी को समेटना चाहूंगा, क्योंकि यह एक यूनिक एपिसोड हुआ। पिछले 2 एपिसोड से ऐसा हो रहा है कि जो भी लोग आए हैं, खासकर से पुलिसिंग से बहुत सारे लोग ये आए हुए डिपार्टमेंट से, आपको मैंने वीडियो शेयर किया, आमोद कंठ जी आए थे, बहुत सीनियर है, जानते हैं, या अजय पाल शर्मा थे, और भी बहुत सारे, जेपी सिंह जी जो है, और दूसरे अलग अलग क्षेत्र से। तो हमने वहां पर उनकी कहानी कही है और मुद्दा कम कहा है, जिस चीज को एक्सपर्ट है। जाहिर है कोई फिल्म का होगा तो फिल्म की भी बात होगी, तो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है जो आए हुए हैं, लेकिन हम फिल्म में ज्यादा नहीं घुसे, उनकी जिंदगी में घुसे, आपकी जिंदगी। हम जिस सुशील कुमार जी को आज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हम अब इस एपिसोड को समेट रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे का समय हो गया है और यह बहुत होता है, इतना लोग समय दे रहे हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस बैठ कर 2 घंटे से इस कहानी को सुन रहे हैं, हमारी बातचीत को सुन रहे हैं। और अंतिम जो हिस्सा था, जो उनके लिए सबसे जरूरी था कि उसको समझे, और इस वीडियो को जो लोग लाइव नहीं देख पाए हैं वो अपने मित्रों को भेजे, ताकि वो साइबर क्राइम के इस सावधानी को देख पाए, समझ पाए और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं कहानी आपसे क्लोज करता हूं सर, आपकी कहानी से, कि आपने 74 का आपका जन्म है, ये 2022 चल रहा है, 26 2 28, और ये मतलब 48 साल की जो आपकी जर्नी, अगर मैं सही हूं। आप कभी अकेले शांत बैठते हैं, इस 48 साल के सफर को देखते हैं, अपनी जिंदगी की किताब को देखते हैं, तो कोई ऐसा पन्ना है जिसको देखने के बाद, या कुछ ऐसा है, वो आपकी जिंदगी नहीं है, क्योंकि आप इस देश में है, इस समाज में है, समाज को भी देखते हैं, तो कौन कौन सी बात है, मतलब मैं एक इसको बड़े संक्षेप में कहूं कि आपकी शिकायत, मान लीजिए कि मेरा सवाल है कि आपकी शिकायत समाज से मुझे कोई शिकायत कुछ नहीं है? है। कोई आपकी शिकायत शिकायत नहीं। इस समाज देश से? ने, न समाज से, न देश से, न किसी व्यक्ति विशेष से, किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपकी इसलिए नहीं है शिकायत शिकायत, खुद से? मैं मानता हूँ कि खुद से भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है। तो जो गलती होती है अगर उसको मैं समझ जाऊँ और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करूँ, तो हो सकता है ना कर पाऊँ, उसमें खुद से शिकायत होने की बात नहीं है। लेकिन अगर तब शिकायत होनी चाहिए जब मैं अपनी गलती समझ जाऊँ और उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करूँ। और समाज ने इतना कुछ दिया है मुझको, देश ने इतना कुछ दिया है, मैं इस देश में पैदा हुआ, देश के लिए काम कर रहा हूँ, देश ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? तभी तो मतलब काम जो किया हमने उसका उसका प्रमाण भी तो है ना, लोगों का इतना प्यार है,
सरकार ने इतना अपनी तरफ से भरोसा जताया। मैं जहाँ अभी हूँ, मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, तो कोई आदमी को बार-बार सरकार एक जगह पे क्यों बुलाती है? इसलिए ना, क्योंकि सरकार को भरोसा होता है कि ये आएगा तो कुछ करेगा। भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मुझे पुलिस मेडल दिया। अब इससे ज़्यादा अब क्यों शिकायत मैं करूँ किसी से? न परिवार से, न समाज से, किसी से कोई शिकायत का कोई मतलब नहीं है। तब तो मैं बहुत, अगर मैं शिकायत करूँ या सोचूँ शिकायत करने के बारे में, तो मैं मतलबी ही होऊँगा। मैं मतलबी ही होऊँगा। कोई आदमी सेल्फिश होगा तभी तो वो सोचेगा कि सब कुछ उसको मिले और बाकी किसी को कुछ ना मिले। मैं जितना हूँ, जो कुछ पाया, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा मिला है। अब मेरे लिए इस कर्ज को चुकाने का समय है, और ये समय जब तक मैं इस धरती पे हूँ, अपने देश में, अपने समाज के बीच में, तब तक ये रहेगा। तो कोशिश बस यही रहती है कि उस कर्ज को किसी तरह से जितना चुका पाऊँ उतना चुका पाऊँगा। अब कितना चुका सकता हूँ, कितना चुका सकूँगा, ये तो आने वाले समय के साथ होगा, सब पता चलेगा। अगर आप पुलिस नहीं होते, पुलिसिंग नहीं आते, तो क्या होते? मैं प्रोफेसर होता, जर्नलिस्ट होता। मैं जब मेरी जब नौकरी लगी तो प्रोफेसर अरुण कमल, आप जानते हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, जी। वो मेरे गुरु रहे हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, वो साइंस कॉलेज में थे और पीजी में मुझे पढ़ाते थे। तो मैं सर के पास गया कि सर मेरी नौकरी लगी। तो उन्होंने मुझको देखा नीचे से ऊपर तक और कहा कि सुशील, तुम जरा सोच लो। क्योंकि मैं जब जिस साल में मैंने पास हुआ था, उस साल में बस 3 ही लोगों को फर्स्ट क्लास आया था यूनिवर्सिटी में, और इंग्लिश लिटरेचर, आप जानते हैं कि इन सब में मार्क्स बहुत नहीं आते। सर ने कहा कि तुम तो 1 साल रुकोगे तो इधर प्रोफेसर हो जाओगे 2 साल में। मेरे बैच के बहुत सारे लोग प्रोफेसर हो गए, और मैं पत्रकारिता करता ही था, तो प्रोफेसर हो जाता तो बाकी काम भी होता रहता। लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, वो काम रिटायर होने के बाद हो जाएगा। और पढ़ने पढ़ाने का काम अभी भी चलता है, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ। मुझे मंडे को क्लास लेने जाना है एएनसी इंस्टीट्यूट में, तो मैं डिपार्ट में सब जगह मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ। मुझे जितना आता है मैं उसको लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है। लिखने वाला काम केवल नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं कि नौकरी में हूँ मैं, हाँ, अब समय। नौकरी से जी, जी, रिटायर जी। होऊँगा, एक तो समय नहीं मिलता, दूसरा अपनी सीमा भी होती है हम लोगों की। तो जब रिटायर होऊँगा तो फिर उसके बारे में सोचूँगा। किसी बात का, मतलब अब तक के सफर का, मैं पूरे 48 साल जो आपका सफर है, इसी बात कर रहा हूँ। किसी बात को लेकर मन में टीस है, उसकी आदत टीस होती है, पीड़ा होती है, अफसोस होता है, कुछ है जो बार बार मन में चलता है, किसी बात का टीस है? नहीं, मैंने आपको कहा मुझे किसी बात का कोई अफ़सोस नहीं है, ना कोई पीड़ा है। मैं बहुत खुश रहने वाला इंसान हूँ, और अगर पीड़ा कभी किसी बात को लेकर बुरा भी लगता है तो मैं आधे घंटे में उससे उभरने की कोशिश करता हूँ, और ज़्यादातर टाइम में उभर जाता हूँ। क्या करते हैं उसके लिए? क्योंकि ये दिमाग है, ये जितना इंसान को सबसे टॉप पर रखा गया है प्राणियों में, इसी मैं दिमाग के दूसरी चीज़ चलते, सोचने और यही लगता हूँ। दिमाग परेशान करता है। करते मैं करते दूसरी क्या चीज़ है आप? सोचने लगता हूँ, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है दूसरा काम, वो देख लगता हूँ, उसमें उसमें लग जाता हूँ। कई बार आपको बुरा लगता है, क्षणिक बुरा तो लगता ही है। कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं करते होते हैं और लोग आपके बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं, तो सचमुच बुरा लगता है। और उसमें भी आपको जानने वाले जब ऐसा ओपिनियन बनाते हैं तो और बुरा लगता है। लेकिन फिर आदमी उसको दूसरे रास्ते पे लेके चला जाता है। तो कोशिश करता हूँ, इसलिए मुझे ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ये सब ठीक है, बस इसी कारण से। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ स्वस्थ रखें, इसी तरह आप खुश मिजाज रहें, हंसते रहें, ये तो अच्छी बात है। कोई ऐसा चैप्टर है आपकी जिंदगी में, कोई ऐसा अध्याय है कि पन्ना पलटते पलटते वहां ठहरते हैं और आप फुट फुट कर रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाए? देखिए, ऐसा है कि मेरे पिताजी एक छोटी नौकरी में थे, और उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, सभी भाइयों को, बहनों को, और हम लोग सब अभी नौकरी में हैं। एक भाई बिजनेस करते हैं, बाकी 3 भाई हम लोग सरकारी नौकरी में, गज़टेड ऑफिसर्स। पिताजी गाँव से बहुत जुड़े हुए थे, तो हमेशा मुझे लगता है कि मुझे गाँव, पिताजी के देहांत के बाद मैंने गाँव जाना, मैं पढ़ता था और फिर नौकरी में आया शुरू में, तो एकदम ही नहीं जाता था। लेकिन मैं अभी अपने गाँव से बहुत जुड़ा हूँ, और मैं पिताजी की देख याद सर, वही आपने मैंने एक पुस्तकालय लाइब्रेरी, बनाई है, हाँ, लाइब्रेरी मैंने एक बनाई है लाइब्रेरी जी। बनाई है पिताजी की याद में। और एक दिन मैं पटना से चला तो सीधे गाँव चला गया। जाना था मुझे सासाराम, तो मैं गाँव चला गया और मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि गाँव के 4-5 बच्चे
जाड़े का समय था, जनवरी का महीना था, बैठ के पढ़ रहे हैं 8:45 सुबह में। तो मेरे लिए तो बहुत सेटिस्फाइंग था ये कि जो काम मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे मेरे गांव के पढ़ें और उनको किताबें मिले, माहौल रहे। अखबार आता रहता है, 2 अखबार मैंने कह दिया है, मैं पैसे भेज देता हूँ यहाँ से, या जाता हूँ तो देख लेता हूँ, वहाँ दे देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये हमेशा लगता है कि, और मुझे अभी भी ये लगता है कि पिताजी के देहांत के 15 साल के बाद मैं ये कर पाया, मुझे और पहले करना चाहिए था। और मैं अभी एक कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं अपने स्टेट में, और बाकी लोग भी गाँवों में अगर कुछ करना चाहते हैं, पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बुक बैंक बना के लोगों से मैं अपील करता हूँ। आपने देखा होगा मैंने सोशल मीडिया साइट्स पे 2-3 बार अपील भी किया कि भाई आप मुझको किताबें दे दें, और क्योंकि उतनी किताबें खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लोग बहुत कंट्रीब्यूट किया, लोगों ने मुझे करीब 5-6 हज़ार किताबें मिल चुकी हैं। मैंने अपने गाँव की नहीं नहीं लाइब्रेरी में अभी मैं दूसरों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को चाहिए किताबें, तो वो बुक बैंक की तरह बना के हम लोग उसके लाइब्रेरी को या उसके स्टडी सेंटर को किताबें ज़रूर देंगे। बाबूजी के लिए ये मैं करना चाहता हूँ। सर, आदमी क्या बनता है, मैंने पढ़ा था कि उसकी खुराक पर निर्भर करता है कि वो क्या खाता है वैसा शरीर बनता है, विचारों की कैसी खुराक लेता है वैसा दिमाग बनता है, उसी से तैयार होता है बच्चे। मुझे लगता है कि आपके निर्माण में पिताजी का डीएनए तो है ही, उनके दिए संस्कार है, वो कहीं न कहीं आपको गाँव की तरफ ले जाते हैं, बार-बार एक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो। एक घटना मैंने पढ़ी थी कि आपका ओरिजिनल सारा सर्टिफिकेट जो है, वो चोरी हो गया था। आरा में ही और वहाँ आरा इस्तीफा में दे ही। गया, हाँ, बताया लोगों को भाई मेरा। अच्छा पता है वो किताब, वो तो सारा सर्टिफिकेट उसने भेज भी दिया, फिर बेचारे ने रजिस्ट्री कर दी, हाँ, और उसकी रजिस्ट्री में जी। पैसा लगा होगा, 400 रुपए थे उसमें। मैं इंटर का फॉर्म भरने आ रहा था, पटना पड़ता था, तो घर से लेके, तो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं सारे सर्टिफिकेट घर पे रखा था, तो सब एक साथ लेके आ रहा था। फॉर्म भरना था तो मैं लेके आ रहा था वो सब, फिर बहुत, वो एक अलग कहानी है। तो लेकिन यकीन आपको एक भरोसा हुआ था, चोर को भी लगा होगा इसका उपयोग करने, लेकिन उसने मुझे बेच दिया, हमेशा भरोसा उसकी रहता है ईमानदारी मुझे, कि अपने ये। से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा लगता है। और इसी कारण से जो पुलिसिंग का मेरा, जो बाकी जो मेरे साथी वहाँ आए थे, सब मेरे साथ कहीं न कहीं, मैं मोतिहारी में भी रह चुका हूँ, मैं जब जो लोग थे सबके यहाँ मैं रह चुका हूँ, तो सब जानते हैं। इस भरोसे के चलते ही सफलता मिलती है मुझको, और मैं पुलिस ऑफिसर ग्रुप में वहाँ सफल होके आता हूँ। बस यही भरोसा है, मुझे सब पे भरोसा होता है। तो मुझे ये भी लगता है कि कोई आदमी अगर क्राइम करता है तो कोई मजबूरी है, और कोई उसको ठीक किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। ये जो आपका एटीट्यूड है कि क्रिमिनल में भी एक इंसान को देखना और सजा सुधार के लिए हो, ये भरोसा और विश्वास करने का आपका जो अंदर से ईश्वर ने आपको जो ताकत दी है, ये ताकत बनी रहे। आप जिस ढंग से कर सरल सहज रहते हैं, आप बने रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। देखिए आज अभी आप आए। अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो गांव से एक लड़के ने भेजा, मेरे गांव में जो लाइब्रेरी, गांव के ही पढ़ने वाले लड़के, कि सर लाइब्रेरी में एनसीईआरटी बुक का डिमांड यहाँ के बच्चों के द्वारा आ रहा है। अब सोचिए, तो मेरा गांव बहुत, मतलब इस मामले में बहुत मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे गांव में पढ़ने पढ़ाने का बहुत माहौल है। और जब 80 के दशक में, 90 के दशक में, जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो मेरे गांव की लड़कियां बस से जाती थी नोखा, वहां से 5 किलोमीटर जाके, और पढ़ाई करके कॉलेज में और फिर आती थी। तो देखिए अभी आया, बस फोन मैसेज आया हुआ उसका कि तो यही मेरी कमाई। और मुझे ये लगता है कि चलो कुछ तो किया पिताजी की याद में, तो कम से कम कुछ तो हो रहा है ना। 10 लड़के अगर पढ़ जाएंगे तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हाँ चलिए, अब चले भगवान, भगवान आपके सारे सपनों को सच करे। जिस ढंग से आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं और बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो बहुत बड़ा है। ये आपका जो तरीका है, और लोग भी अपनाएं। आज आप आए, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर। और आपके आने से हमारी फसल की शोभा बढ़ी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जी शुक्रिया। बहुत आपको भी, और जो लोग लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उन सबको बहुत धन्यवाद।